हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कोड लोकल पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम लोग पाइथन का बेसिक्स और उससे रिलेटेड डेटा टाइप्स और भी कुछ चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि पाइथन में हम लोग कोई भी वेरिएबल को या कोई भी डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 10, तो ये और मैंने इस सेल को रन कराया तो इससे क्या हुआ कि a नाम के वेरिएबल में 10 जो डेटा है वो स्टोर हो गया। लेकिन इंटरनली ये चीजें डेटा मेमोरी लेवल पे कैसे काम कर रही हैं। तो अगर आपने इससे पहले अगर कोई लैंग्वेज सीखा होगा जैसे कि C++ या जावा, तो उसमें चीजें कैसे काम करती हैं। अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 10 जावा में, तो मुझे पहले उसका डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। क्यों डिफाइन करना पड़ता है? क्योंकि जावा किस तरीके से काम करता है। जावा क्या करेगा, इस ए नाम के वेरिएबल को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड कर देगा, जो कि इंट के केस में होता है 4 बाइट्स। तो इससे क्या हुआ, हमने क्या किया कि जो स्टोरेज है 4 बाइट्स, हमने ए का जो स्टोरेज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 4 बाइट्स तक। तो जो 10 है वो इसके अंदर स्टोर होगा, लेकिन इसका एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? 4 बाइट्स जितना डेटा या जितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर पाएगा उतना ही आप इस ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे। और जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, तो ए में ये 10 स्टोर नहीं होता, ये बाइनरी में कन्वर्ट होके स्टोर किया जाता है। इसी का काउंटर पार्ट अगर हम लोग पाइथन में देखें तो क्या होता है वो सीखना हम लोग को यहाँ पे देखना जरूरी है। तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में एक स्टोरेज असाइन किया जाता है इस 10 वेरिएबल को। अब जो तो आपका जो ए है, जो वेरिएबल है, वो इस 10 का जो एड्रेस होगा, एड्रेस उसके तरफ पॉइंट करता है, ना कि ए में 10 स्टोर है फिजिकली। तो इससे हम लोग का क्या है, जो मेमोरी है उसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से होता है। कैसे होता है? जैसे समझ लीजिए मैंने और एक वेरिएबल बनाया बी नाम का, बी में भी मैंने 10 स्टोर किया। तो इससे क्या होगा, एक नया स्टोरेज नहीं बनेगा जिसमें 10 स्टोर किया हुआ रहेगा, बल्कि जो बी वेरिएबल है वो भी सेम एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन है और एफिशिएंसी है मेमोरी लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक नहीं बोल सकते। पाइथन क्या करता है, -5 से लेके 256 इसी रेंज के नंबर्स को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। अगर हम बोलते हैं कि ए का वैल्यू 10,000 हम स्टोर करना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस है, एक स्टोरेज एलोकेट होगा जिसमें 10,000 स्टोर किया हुआ रहेगा और ए जो है वो इसकी तरफ पॉइंट आउट किया रहेगा। अगर हम इसी में फिर एक बार बोलते हैं कि बी का वैल्यू भी 10,000 है, तो बी जो है वो इस वेरिएबल को पॉइंट आउट नहीं करेगा। ये क्या होगा, बी एक अलग से स्टोरेज बनेगा जिसमें 10,000 स्टोर होगा और बी इस वाले स्टोरेज को पॉइंट आउट करेगा। तो क्योंकि मेरा जो 10,000 जो वैल्यू है वो 256 को एक्सीड कर जा रहा है, उसीलिए ये वाला ऑप्टिमाइजेशन इस केस में नहीं होगा। तो मैंने बताया आपको कि किस तरीके से डेटा जो है वो स्टोर होता है पाइथन में मेमोरी लेवल पे। तो अब अगर हम लोग जैसे देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ए एक वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे उसको असाइन कर दिया है 10 वैल्यू। तो ए अगर मैं इस सेल में लिखता हूँ और रन कराता हूँ इस सेल में, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 जो है वो प्रिंट हो जा रहा है अपने आप। लेकिन पिछले वीडियो में जब हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था, आपने देखा होगा कि जब मैं ऐसे करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा हूँ और इसको रन करा रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस पोर्शन में आउटपुट लिख के आ रहा है और यहाँ पे वो आउटपुट लिख के नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आउटपुट क्या होता है इस केस में? आउटपुट होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेल के लास्ट लाइन में जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसका अगर कोई वैल्यू असाइन है या उसका कुछ वैल्यू है, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली एज एन आउटपुट उस सेल को आप जब रन कराएंगे अपने आप वहां पे एज एन आउटपुट दिख जाएगा। और प्रिंट में क्या हो रहा है, वो आउटपुट नहीं है, हम ये कमांड दे रहे हैं कि अब मुझे वो प्रिंट कराना है, इसीलिए वो एज एन आउटपुट नहीं प्रिंट हो रहा है बल्कि एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें ए, तो देखिएगा
इस केस में भी ए का वैल्यू हम 10 असाइन किए थे, तो 10 आउटपुट एज एन आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे भी हम प्रिंट करा रहे हैं ए को, तो आउटपुट मेरा 10 आ रहा है, बट ये नॉट एज एन आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट की तरह नहीं आ रहा है, ये जस्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इस प्रिंट के बारे में। प्रिंट जो फंक्शन है मेरा पाइथन में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो प्रिंट के माध्यम से हम लोग स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं, नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं, बूलियन वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये सब तो डेटा टाइप्स है, हम लोग आगे सीखेंगे कि कौन कौन से तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे कोई स्टेटमेंट या कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, एक लिटरल प्रिंट कराना है, तो वो हम लोग किस किस तरीके से उस चीज़ को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं कोड लोकल, तो पहला तो ये है कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिख सकते हैं, तो इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा। इसको अगर हम रन कराते हैं तो देखिए कोड लोकल प्रिंट हो रहा है। इसका और एक ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट कराएं तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से ये प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज गौर करना है कि आप कभी भी जिस कन्वेंशन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा से एंड कीजिए, और अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से एंड कीजिए। लेकिन अगर आप ये चीज को नहीं फॉलो करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए आपको ये एरर दे देगा। क्यों ये एरर क्यों आ रहा है? ये आ रहा है एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। क्यों? क्योंकि कंपाइलर ये सोच रहा है कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा से, तो एंड भी होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा से, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो है कोड खत्म हो गया, लेकिन उसको जो एंडिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो ढूंढ के मिला ही नहीं, जिसके वजह से वो एरर थ्रो कर दिया। तो अब आप बोलेंगे कि जैसे अगर इस तरीके का हो, जैसे अगर हम ऐसा लिखना चाहें कि आकाश पेन, मतलब मेरे स्ट्रिंग में एक डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर, वो हम लोग एज अ डिलिमिटर नहीं यूज कर रहे हैं, बट मेरा जो स्ट्रिंग है उसके अंदर ही यूज हो रहा है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो आप यहाँ पे यूज किए हैं, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, तो उसी डबल इन्वर्टेड कॉमा से एंड कीजिए, और ये जो अंदर में है इसको वो इग्नोर कर देगा। इग्नोर इन द सेंस एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, उसको एज अ एंड ऑफ स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करेगा इस केस में। तो अगर हम इसको रन कराते हैं, देखिए आकाश पेन प्रिंट हो रहा है, और इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को स्ट्रिंग का एक पार्ट के हिसाब से प्रिंट कर दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से बिहेवियर होता है। अब चलिए उसका एक काउंटर पार्ट देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी का एक कोट है, डू और डाई, तो वो कोई भी कोड जब हम लोग लिखते हैं तो वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो मेरा जो कोड है जो मेरे को प्रिंट कराना है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी उस स्ट्रिंग में प्रिंट कराना है, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? तो क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जो कंपाइलर है वो समझेगा कि अगर हम इसको, चलिए इसको रन करा के ही देख लेते हैं। तो देखिए डू और डाई तो प्रिंट हुआ, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा जो था मेरा वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि कंपाइलर क्या किया, अच्छा डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है तो ये स्टार्ट ऑफ द लाइन है, उसके बाद से स्ट्रिंग मेरा स्टार्ट होना चाहिए। वो ऐसे करके इस चीज को परसीव किया, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को वो समझ लिया कि स्ट्रिंग का एंड है। तो इसमें इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे। और अगर हम इसको अब रन कराएं तो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा भी उस स्ट्रिंग में प्रिंट हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, क्योंकि हम लोग का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से वो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए कंपाइलर ये अज्यूम किया है कि मेरा जो एंड होगा वो भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से होगा, जिसके वजह से इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का काउंटर पार्ट ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को मान के उसने अंदर में जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसको स्ट्रिंग का एक पार्ट मान के प्रिंट कर दिया है। तो ऐसे करके हम लोग का प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि वेरिएबल्स को कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी लेवल पे वो कैसे करके स्टोर होता है, और प्रिंट फंक्शन का हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियो में पाइथन में। तो अब आते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग पाइथन में अपने वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं। मतलब कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है हर लैंग्वेज में
कि ऐसा तो नहीं है कुछ भी लिख दो वो नाम के रूप में एक्सेप्ट हो जाएगा, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो सब दिमाग में रखना हमेशा जरूरी है हम लोग के लिए, ताकि बार बार इस तरीके के सिली एरर्स हम लोग के कोड में ना आए। तो अब हम लोग शुरू करेंगे नेमिंग कन्वेंशन का। तो नेमिंग कन्वेंशन को समझने से पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है कि नेम होता क्या है। नेम क्या होता है, एक वेरिएबल को, एक डेटा को किस रूप में हम लोग पहचान रहे हैं। जैसे आपका एक नाम होता है, आप एक इंसान है, आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, आप कौन से नेशनलिटी के हैं, जैसे डेटा टाइप होता है वैसे आपका नेशनलिटी, आप इंडियन है, आप चाइनीज हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप किसी भी नेशनलिटी के हो सकते हैं, बट आपका एक पर्टिकुलर नाम होता है, तो उस नाम से ही लोग आपको बुलाते हैं। जैसे अगर हम एक स्ट्रिंग में लेते हैं ए विल इक्वल्स टू कोड लोकल, तो देखिए ये कोड लोकल एक स्ट्रिंग है लेकिन इसका नाम क्या है, ए। उसी तरह बी इज इक्वल टू 20, तो हम लोगों को पता है कि 20 जो है वो एक नंबर है और कोड लोकल जो है वो एक स्ट्रिंग है। लेकिन देखिए दोनों का नाम हम लोग जब भी यूज करेंगे तो दोबारा से 20 या कोड लोकल नहीं लिखेंगे, हम लोग यूज करेंगे हमेशा उसके नाम से। जैसे अगर मुझे प्रिंट कराना है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में 20 नंबर को, तो हम 20 तो प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन उससे इजी तरीका क्या है कि हम बी को प्रिंट करा दें, तो देखिए ऑटोमेटिकली 20 प्रिंट हो जाएगा हम लोग के कंसोल में। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि नेम, हम लोग कोई भी वेरिएबल को या डेटा को नेम दे रहे हैं, तो नेम देने में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि हम लोग का जो नेम है कोई भी वेरिएबल का, वो कोई भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है या तो वो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं अंडरस्कोर माईवेयर, तो इसमें हम 30 स्टोर करते हैं और इसको अगर हम रन कराते हैं तो देखिएगा कोई एरर नहीं आया, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। उसी तरह अगर हम बीच में देते हैं इक्वल टू 40, तो भी देखिएगा कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो देखिए 30 प्रिंट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। रिस्ट्रिक्शन क्या है, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते कोई भी वेरिएबल को। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोशिश करते हैं 9 अंडरस्कोर वेर और इसमें हम डालेंगे 50, तो देखिए क्या होगा, क्या हो रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9 है उसको जो कंपाइलर है वो ट्रीट ही नहीं कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द वेरिएबल, तो इसीलिए वो एरर दे रहा है। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो और क्या हम लोग नहीं कर सकते पाइथन में, हम लोग किसी भी स्पेशल की से अपना वेरिएबल का नाम नहीं स्टार्ट कर सकते। जैसे एंड वॉर इक्वल टू 90, मतलब यहाँ पे देखिए मैंने जो वेरिएबल का नाम डिफाइन किया है उसको किससे स्टार्ट किया है, कि एम्परसेंड से स्टार्ट किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्पेशल की है। तो देखते हैं कि ये कंपाइल होता है या नहीं होता है। तो आप देखिए कंपाइल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग कोई भी स्पेशल की को नहीं यूज कर सकते अपने वेरिएबल के नाम के स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसके अलावा पाइथन में कुछ कुछ रिजर्व कीवर्ड्स भी होते हैं। अब रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ कुछ स्ट्रिंग्स या कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो पाइथन अलाउ नहीं करता है हम लोगों को एज अ प्रोग्रामर एक्सटर्नली यूज करने के लिए। वो सिर्फ पाइथन के अंदर लैंग्वेज में कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए ही यूज होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी पाइथन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, और इसको अगर हम रन कराएं तो देखिएगा एक लिस्ट आ रहा है यहाँ पे जिसमें सारे कीवर्ड्स एज अ स्ट्रिंग रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी कीवर्ड्स हैं जो इस लिस्ट में आए हैं, इन सब कीवर्ड्स को हम लोग एज अ प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को मैनिपुलेट करने के लिए या उसमें चेंजेस लाने के लिए या एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए नहीं यूज कर सकते। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा एक कीवर्ड है एंड, तो अगर मैं यहाँ कोशिश करूँ कि एंड इक्वल टू 90, मुझे एंड नाम का एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मुझे 90 स्टोर करना है। तो अगर मैं कोशिश करूँ इसे कंपाइल करने का, तो देखिए आप यहाँ पे ये एक एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि एंड जो है वो एक रिजर्व कीवर्ड है और पाइथन मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं एंड के नाम का एक वेरिएबल बना पाऊं।
तो इस तरीके से रिजर्व कीवर्ड्स काम करते हैं और ये सारे रिजर्व कीवर्ड्स पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं। आप इसे इस कमांड को यूज करके देख सकते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि कौन कौन सा कीवर्ड अलाउड नहीं है हम लोग के नेमिंग कन्वेंशन में, और क्या क्या सिंबल्स और कौन कौन सा कन्वेंशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपको लग रहा होगा यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है कि ये यूज किया जा सकता है, ये यूज किया जा सकता है, ये यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप ऐसे ही अचानक से इसको खोल लेंगे इस फाइल को, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या यहाँ पे Q30 किए हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है पाइथन में, को सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रहता है, कि आप उस चीज से रिलेटेड एक लाइन या एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द कोड। कैसे लिख सकते हैं पाइथन में? हैश का यूज करके। जैसे अगर आप यहाँ पे हैश दे देंगे तो इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे तो कंपाइलर उस चीज को इग्नोर कर देगा। मतलब जैसे यहाँ पे इस लाइन में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि आप कोई भी वेरिएबल नेम को एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप उस जो आपने ये जो एक नया चीज सीखा, आप इस चीज को इस हैश के बाद अगर लिख देंगे दैट नो वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्टेड विथ अ नंबर। तो अब जब आप कभी भी इसको खोलेंगे और आप देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था, तो आपको ये ब्लॉक को रन कराने का दोबारा जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो, और इसको अगर हम फिर से रन कराएं तो देखिएगा कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हैश के बाद मैंने जो भी लिखा है कंपाइलर ने उसको इग्नोर कर दिया है। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है पाइथन का, जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे आपके खुद के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में जब आप वापस कोड में आएंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि क्योंकि आपने कमेंटिंग किया था इस चीज पे, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा कि कौन से लाइन ऑफ या कौन से पोर्शन ऑफ कोड में आप क्या कर रहे हैं। तो जैसे अब कमेंटिंग का एक बहुत अच्छा यूज है, जो भी वीडियो देख रहे होंगे वर्किंग प्रोफेशनल्स, उन लोग को भी यूज आता होगा कि अगर आप कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करने जाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि बहुत पुराना पुराना कोड रहता है, बहुत पुराने पुराने पीरियड्स रहते हैं, 20 साल 25 साल पुराने पुराने। जब आप उनका कोड देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि कौन से फंक्शन में क्या काम हो रहा है, या किस वेरिएबल में किस तरीके का चीज स्टोर किया हुआ है, वो क्यों स्टोर किया हुआ है, वो फ्यूचर में क्या काम आने वाला है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड में, मतलब कमेंटिंग अगर आप बहुत एफिशिएंटली और अच्छे से करेंगे अपने कोड में, तो वो आपके लिए और आपके बाद जो आएंगे, जो आपके कोड को इम्प्रूव करेंगे, उनके रीडेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो पाइथन में आप लोग कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि पाइथन में कोड मेमोरी लेवल पे वेरिएबल्स किस तरीके से स्टोर होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनका डिफरेंस है C++ या जावा से। हमने सीखा कि किस तरीके से प्रिंट फंक्शन काम करता है पाइथन में। उसके बाद हमने सीखा कि पाइथन में अगर हम लोग कोई वेरिएबल को नाम दे रहे हैं, उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे किया जाता है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद आपका नंबर्स अलाउड नहीं है, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो पाइथन रिस्ट्रिक्ट करता है यूज करने से, वो अपने पास रिजर्व्ड करके रखता है। और एंड में हमने सीखा कि कमेंटिंग क्या होता है पाइथन में और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज के वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। अगले पार्ट में हम पाइथन के बारे में और नई चीजें सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोड लोकल को। धन्यवाद।